डॉक्टर गुप्ता, हमारे सुनने वालों के लिए वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। किडनी फेलियर मोटे तौर पे दो किस्म का होता है। एक जो एकदम आता है उसको हम एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं, और दूसरा किडनी फेलियर जो कि धीरे धीरे कर बढ़ता है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। जब किडनी का फंक्शन 15% या उससे कम हो जाता है और वो फंक्शन 3 महीने से ज़्यादा रहता है, तब हम मरीज़ों को सलाह देते हैं कि इस मरीज़ को अब किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। क्योंकि जब किडनी का फंक्शन इतना कम हो जाएगा तब वो जो बॉडी में टॉक्सिन्स जनरेट हो रहे हैं उनकी क्लियरेंस कम हो जाती है और मरीज़ को किडनी फेलियर के लक्षण आने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जिनका कि किडनी का फंक्शन 15% या उससे कम है, उनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके दिखने पर व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या अगर उनको ऐसा दिख रहा है तो उनको अपने किसी भी आसपास के डॉक्टर, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? यह किडनी के साथ एक मेजर समस्या है कि किडनी के लक्षण जल्दी नहीं आते। आमतौर पर जो लक्षण होते हैं वो सुबह के टाइम पर उठकर आंखों पे सूजन, या शाम तक वही सूजन, शाम पैरों पर आना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, भूख ना लगना, कमज़ोरी महसूस करना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अपने काम में पूरा ध्यान ना लगा पाना, हर वक्त थकावट महसूस करना, खून का बनना रुक जाना, ये सारे किडनी के लक्षण हैं। परंतु इन लक्षणों को आने में टाइम लगता है, और जब ये लक्षण आ जाते हैं तब तक किडनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है। तो हम जो मरीजों को सलाह देते हैं वो आम तौर पर जिन मरीजों को किडनी की प्रॉब्लम आने की संभावना है उनको अपना साल में एक बार किडनी के टेस्ट जरूर कराने चाहिए। कौन से मरीज किडनी की समस्या के लिए ज़्यादा रिस्क पर हैं? वो मरीज जिनको कि शुगर की शिकायत है, वो मरीज जिनको कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो इंसान जो ज़्यादातर दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं। ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको कि किडनी की प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो हमें किडनी के लक्षणों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्षण बहुत लेट आते हैं। अर्ली डिटेक्शन मतलब जल्दी से किडनी की बीमारी को पकड़ने का तरीका सिर्फ रेगुलर स्क्रीनिंग है। उसके लिए हमको 2 टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है सीरम क्रिएटिनिन और एक पेशाब की जांच, जिसको कि हम यूरिन रूटीन कहते हैं। इन 2 जांचों से हम किडनी की बीमारी को जल्दी ही पकड़ सकते हैं। इस ज़रूरी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। ये बात हुई किडनी फेलियर, किडनी डिजीज़ेस की। अब हम जानना चाहेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है। किडनी ट्रांसप्लांट 20वीं सदी का एक अपने आप में चमत्कार है। इसमें ट्रांसप्लांट तब करा जाता है जब मरीज़ की किडनी का फंक्शन 15% से कम हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट में बहुत सारे मरीज़ की जांचें होती हैं, जिसमें कि हम उसकी फ़िटनेस देखते हैं कि ये मरीज़ को ऑपरेशन करने से उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसी तरह से जो किडनी देता है, जिसको हम डोनर कहते हैं, उसके भी टेस्ट किए जाते हैं। उससे उसकी मेडिकल फिटनेस देखी जाती है कि उसकी हेल्थ को किडनी देने के बाद कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर डोनर के टेस्टों में 19-20 का भी फ़र्क मिलता है और हमको ये लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है किडनी डोनेशन के बाद, तो उस डोनर की हम लोग किडनी नहीं लेते। किडनी ट्रांसप्लांट में फैमिली में से कोई एक जना अपनी एक किडनी को डोनेट करता है और वो किडनी मरीज़ को पेट के अंदर लगा दी जाती है। उससे मरीज़ को अपना एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने का मौका मिलता है। पूरा किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अगर आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बता सकें। सबसे पहले हमको ये निश्चय करना होता है कि हाँ, इस मरीज़ की जिसकी किडनी परमानेंटली फेल हो गई है, इसको ट्रांसप्लांट करना है। उन टेस्टों को पूरा करने के बाद हमें फैमिली में से डोनर को ढूंढना होता। डोनर आमतौर पर 18 से 65 साल का एक्सेप्ट किया जाता है, पर डोनर को डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर डोनर को डायबिटीज़ है तो उसकी किडनी हम लोग नहीं लेते हैं। हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर में वो किडनी दे सकता है। अगर उसका ब्लड प्रेशर एक आध गोली पर कंट्रोल्ड है तो यूजुअली दिक्कत नहीं आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। जो मरीज का ब्लड ग्रुप है उसी से मिलता जुलता ब्लड ग्रुप डोनर का भी हो। जैसे अगर मरीज का ग्रुप ए है तो ए या ओ ग्रुप का डोनर उसको किडनी दे सकता है। जैसे बी डोनर का मरीज है, बी ग्रुप का मरीज है तो बी ग्रुप या ओ ग्रुप का जना उसको किडनी दे सकता है। अच्छी बात यह है कि मेडिकल साइंस अब इतनी एडवांस कर गई है कि अगर कोई दूसरे ग्रुप का भी परिवार
का सदस्य किडनी देना चाहता है तो मरीज़ का पहले ट्रीटमेंट करा जाता है और फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब मेडिकल फिटनेस पूरी हो जाती है कि देने वाले का नुकसान नहीं होगा और मरीज़ का इस ट्रांसप्लांट से भला होगा, तब फिर वो कागज़ हमको कमेटी में सबमिट करने होते। उसके साथ ही कुछ लीगल पेपर वर्क होते हैं जो कि कमेटी मेंबर स्क्रीन करती है और उससे ये प्रूव करा जाता है कि ये दोनों जने आपस में जो कह रहे हैं संबंधित हैं। जैसे भाई भाई को दे रहा है तो कागज़ों के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये वाकई में भाई भाई हैं। जब कमेटी से क्लियरेंस आ जाती है तब फिर जाकर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया आगे करी जाती है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप कहीं ना जाएं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का एक खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार। हमारे साथ है डॉक्टर पीएन गुप्ता और हम बात कर रहे हैं किडनी डिजीजेस और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। जैसा कि आपने कहा कि परिवार में से हम कोई एक जना किडनी अपनी डोनेट कर सकता है मरीज को, तो क्या आप बताएंगे कि परिवार में कौन कौन से मरीज आते हैं और यदि परिवार में से कोई नहीं है तो मरीज की कहाँ से किडनी की सुविधा हो सकती है? देश में एक नियम है जिसको कि हम थोआ 2014 एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें एक कानून निर्धारित किया गया है कि कौन जना किसको किडनी दे सकता है। माँ बाप, भाई बहन, दादी दादा, ये सब नियर रिलेटिव में आते हैं और ये लोग आसानी से किसी भी मरीज़ को अपनी किडनी दे सकते हैं। दूर के रिश्तेदार जैसे चाचा, मामा, ताऊ, मौसी, मौसा, ये लोग भी किडनी दे सकते हैं, परंतु ये अदर देन नियर रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं। अगर परिवारजन में से कोई जना किडनी नहीं दे पा रहा है तो किडनी बाहर का कोई सदस्य नहीं दे सकता। ये गैर कानूनी है और नियम के खिलाफ है। जिन मरीजों के घर में डायबिटीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आती है कि डोनर नहीं मिलता है। ऐसे मरीजों के लिए एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई गई है जिसके के नाम से नोटो नाम है, NOTTO, जिसमें कि उनको कैडेवर डोनेशन मिल सकता है। कोई ब्रेन डेड पेशेंट हुआ तो उसकी मार्किंग स्कीम है, उसके हिसाब से उस ब्रेन डेड पेशेंट की किडनी मरीज को मिल सकती है। इस इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी आपने बोला कि परिवार में से कोई किडनी दे सकता है और नाम बताए कौन कौन दे सकता है। सो ऑर्गन इंडिया की हेल्पलाइन जो हम रन करते हैं तो उसमें ये बहुत बार हमें कॉल आता है परिवार वालों का और वो बोलते हैं कि मैडम मैं किडनी देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि उसके बाद मेरा जीवन कैसा होगा। यदि आप हमारे सुनने वालों को बताना चाहें कि किडनी डोनेट करने के बाद डोनर के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। किडनी डोनेशन का ऑपरेशन का लक्ष्य जो है मेडिकल साइंस में वो ये है कि डोनर को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं फिटनेस देखने के लिए। जब डॉक्टरी तरीके से ये तय हो जाता है कि इस जने को अपनी किडनी देने के बाद कोई नुकसान नहीं होगा, तभी किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसा मनुष्य 2 किडनी के साथ है वैसा ही डोनेशन के बाद भी होता है। कभी कभार कुदरत भी हमको एक ही किडनी के साथ भेजती है, तो ऐसा नहीं है कि उनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग भी अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। ये 50 साल से ज़्यादा लंबी स्टडीज़ हो चुकी हैं इस बात पर, जिसमें कि ये इंश्योर कर लिया गया है, ये पक्का कर लिया गया है कि किडनी डोनेशन के बाद डोनर की लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यदि हम बात करें किडनी रेसिपिएंट्स की, तो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद मरीज के जीवन में क्या बदलाव आता है? किडनी ट्रांसप्लांट अपने आप में एक चमत्कार आप कह सकते हो, क्योंकि डायलिसिस पर जो जीवन की स्पैन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता है। वो अपने सारे कार्य कर सकता है, अपने ऑफिस जा सकता है, अपनी बिजनेस कर सकता है। उसको ये नहीं महसूस होता कि वो बीमार है। अब वो अपने आप को बिल्कुल आपके और मेरे जैसा अपने आप को महसूस करने लगता है। हाँ, उसको दवाइयाँ ज़रूर जीवन भर के लिए खानी पड़ती हैं और वो दवाइयाँ उसकी कभी भी बंद नहीं होती। ये देखा गया है कि पेशेंट को बता दिया जाता है कि उसे किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, पर किसी कारणवश किडनी उपलब्ध नहीं हो पाती है, परिवार से कोई नहीं दे सकता, बाहर से भी नहीं हो पा रहा है, तो उस मरीज का जीवन कैसे व्यतीत होगा? ऐसे मरीजों के लिए मेडिकल साइंस के पास 2 तरह की विधियां उपलब्ध हैं, जिनको कि हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं।
डायलिसिस दो तरह से की जा सकती है, एक खून वाली डायलिसिस और दूसरी पानी वाली डायलिसिस या पेट वाली डायलिसिस, जैसा कि हमने आम तौर पे सुना है। खून वाली डायलिसिस में मरीज़ की बॉडी में से खून निकालकर एक स्पेशल फिल्टर होता है, उस पर उसको रन किया जाता है और ब्लड को क्लीन कर कर वही ब्लड पेशेंट को वापस चढ़ा दिया जाता है। आमूमन तौर पर मरीज़ हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खून चेंज कर दिया जाता है, क्या हर डायलिसिस पे खून लगाना पड़ता है? ऐसा नहीं होता। जो मरीज़ के बॉडी में खून है उसी को ही हम क्लीन कर कर वापस मरीज़ को चढ़ा देते हैं। यह विधि जो डॉक्टरी सलाह रहती है मरीजों को, वो हफ्ते में 3 बार की रहती है और हर डायलिसिस करीब 4 घंटे की होनी चाहिए। परंतु कुछ मरीज़ जो बहुत दूर से ट्रैवल करना पड़ता है डायलिसिस कराने के लिए, प्लस अपने फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो हफ्ते में 2 बार कराते हैं। आम तौर पर हमें कोशिश यही करनी चाहिए, अगर हम हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते हैं तो हमारे को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी क्वांटिटी ऑफ लाइफ मिलती है। दूसरी डायलिसिस की विधि जो कि बहुत दूर पहाड़ों पर रहते हैं, जिनके पास डायलिसिस की सुविधा नहीं है, वो पेट वाली डायलिसिस का ऑप्शन ले सकते हैं। उसमें पेट में एक ट्यूब लगा दी जाती है प्लास्टिक की और उसके लिए पानी के बैग आते हैं 2-2 लीटर के। वो 2 लीटर के बैग पानी के पेट में भरे जाते हैं। करीब 3 से 4 घंटे वो पानी पेट में रखा जाता है और फिर उसको ड्रेन कर दिया जाता है। ऐसे प्रोसीजर को मरीज को घर पर दिन में 3 से 4 बार तक करना पड़ता है और पेट के अंदर ही डायलिसिस हो जाती है, खून की सफाई हो जाती है और मरीज अपने आप को नॉर्मल महसूस करता है। इस जानकारी के लिए धन्यवाद। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से अंतराल के बाद हम मिलते हैं और डॉक्टर गुप्ता से जानेंगे कि किडनी की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर PN गुप्ता से, जो पारस हॉस्पिटल्स गुड़गांव में चीफ ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं और विशेषकर किडनी की बीमारियों तथा किडनी ट्रांसप्लांट पर काम करते हैं। डॉक्टर साहब ने आज हमें किडनी फंक्शंस, किडनी फेलियर और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया। अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि किडनी की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। हमने किडनी डिजीज़ के बारे में सुना, किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। अब अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए, अपनी डाइट, एक्सरसाइज, वो आप कृपया हमारे सुनने वालों को बताएं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको अपना वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हम मोटे हैं तो हमको रेगुलर एक्सरसाइज कर कर अपने वज़न को कम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर मरीज़ को डायबिटीज़ है तो वो किडनी फेलियर के लिए एक रिस्क फैक्टर है। ऐसे में उसको अपनी शुगर का कंट्रोल करना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर वो शुगर को ठीक से कंट्रोल रखेगा तो किडनी की प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, अगर किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नियमित रूप से खानी चाहिए और किडनी के टेस्ट साल में 1 बार कराते रहने चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर वो कंट्रोल रखेगा तो किडनी की प्रॉब्लम आने की संभावना कम हो जाएगी। हेल्दी फूड खाना चाहिए। बाय हेल्दी फूड से मेरा मतलब है स्वच्छ और ताज़ा पका हुआ खाना। जंक फूड जो आजकल के देश में फैशन में आ गया है, बर्गर, पिज़्ज़ा बच्चे लोग खाते हैं, मोटे होते जा रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं। हमको रेगुलर व्यायाम करना चाहिए और एक गुड डाइट जिसको कहते हैं, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट बैलेंस्ड होता है, उस प्रकार की हमको डाइट लेनी चाहिए। साथ ही में हमको जो किडनी के लिए नुकसानदायक दवाइयाँ हैं, जैसे कि दर्द की गोलियाँ, इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। प्लस कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जिनमें कि हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ये भी किडनी के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर हम इन दवाइयों का सेवन किसी और वजह से कर रहे हैं तो हमको अपनी किडनी पर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, इन सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे सुनने वालों को ये सब जानकारी दी। धन्यवाद।